नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ साइंसेज एसओएस सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लैबोरेटरी टेक्निक्स सीपीएलटी हिंदी। सीएलटी 102 जीव विज्ञान में प्रयोगशाला तकनीकें। खंड 1 जीव विज्ञान प्रयोगशाला से परिचय। इकाई 3 माइक्रोस्कोप 3.1 प्रस्तावना। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है जो एक वस्तु की छवि को बढ़ाकर दिखाने में उपयोग किया जाता है। इस इकाई में आप दो प्रकार के माइक्रोस्कोपों के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टीरियो और कंपाउंड। इन्हें लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की सहायता से वस्तु की बढ़ी हुई छवि दिखाते हैं और इनमें आईपीस तथा ऑब्जेक्टिव लेंस का एक सेट होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्षमता स्टीरियो माइक्रोस्कोप से अधिक होती है। एक माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्षमता का आकलन उसके आईपीस के साथ ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन वैल्यू से गुणा द्वारा निर्धारित की जाती है। इस इकाई में आप स्टीरियो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पुर्जों, प्रचालन, उपयोग, देखभाल और रखरखाव एवं उपयोग के कुछ तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य: इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपको इसे करने में सक्षम होना चाहिए कि स्टीरियो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पुर्जों, प्रचालन, उपयोग, देखभाल और रखरखाव के विवरण तथा उपयोग के कुछ तरीकों का वर्णन कर सकें। स्टीरियो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ जुड़े तकनीकी शब्दों को समझा सकें और स्टीरियो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच अंतर बता सकें। 3.2 स्टीरियो माइक्रोस्कोप एक स्टीरियो या डिसेक्टिंग विच्छेदक माइक्रोस्कोप से एक वस्तु का त्रिविम दृश्य मिलता है। ये स्टीरियो माइक्रोस्कोप में दोनों आंखों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के कारण होता है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तुलना में कम होता है, किंतु इसके कार्य करने की दूरी अधिक है। कार्य करने की दूरी वह दूरी है जहां वस्तु है और जहां वस्तु का फोकस किया गया है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता, छात्र और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग वस्तुओं को देखने के लिए स्टीरियो माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं या विच्छेदन और सूक्ष्म शल्य चिकित्सा जैसे बारीक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे घड़ी बनाने और इसकी मरम्मत, सर्किट बोर्ड निर्माण, टूटी हुई सतह की जांच और विधि विज्ञान संबंधी अन्वेषणों में भी उपयोग किया जाता है। ये स्कूल, कॉलेज और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में एक बहुमूल्य साधन है जहां चट्टानों, फूलों और कीटों जैसी प्राकृतिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। चित्र 3.1 में स्टीरियो माइक्रोस्कोप के कुछ उपयोग दर्शाए गए हैं। 3.2.1 पुर्जे। स्टीरियो माइक्रोस्कोप के तीन मुख्य घटक हैं: हेड, बॉडी और बेस। चित्र 3.2 से 3.4। निम्न चित्रों में प्रत्येक पुर्जे को एक संख्या दी गई है। पुर्जे के बारे में जानकारी के लिए उस पुर्जे की संख्या के अंतर्गत दिया गया विवरण निम्नलिखित पाठ्य में पढ़ें। चित्र 3.2 स्टीरियो माइक्रोस्कोप के सामने का दृश्य। चित्र 3.3 स्टीरियो माइक्रोस्कोप के पीछे का दृश्य। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। हेड में ओकुलर लेंस 1 और जूम मैग्नीफिकेशन नॉब 2 होते हैं। ओकुलर लेंस आईपीस होते हैं जिनके जरिए एक नमूने को देखा जाता है। ओकुलर लेंस प्रयोक्ता की आंखों के अनुसार समायोजन के लिए हिलाए जा सकने वाले सॉकेट पर फिक्स होते हैं। अधिकांश स्टीरियो माइक्रोस्कोपों में दो ओकुलर लेंस का सेट होता है जिसमें प्रत्येक का मैग्नीफिकेशन 10x होता है। मैग्नीफिकेशन को ओकुलर लेंस के उन्नयन से बढ़ाया जा सकता है। एक या दोनों ओकुलर लेंस में गोल घूमने वाली छल्ले जैसी बनावट डायप्टर 3 होती है जिससे अलग अलग लोगों की आंखों की देखने की अलग अलग शक्ति के अनुसार ओकुलर लेंस में समायोजन किया जा सकता है। डायप्टर रिंग को घुमाकर नमूने पर अधिक नज़दीकी से फोकस किया जा सकता है। जूम मैग्नीफिकेशन नॉब माइक्रोस्कोप के एक या दोनों ओर होता है जिससे व्यक्ति एक मैग्नीफिकेशन रेंज में सुविधाजनक रूप से जूम कर सकता है। उदाहरण के लिए 2x से 4x तक। इस नॉब को घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाकर मैग्नीफिकेशन को कम या अधिक किया जा सकता है। कुछ माइक्रोस्कोपों की जूम रेंज में अंतरालों पर डिस्टेंट या क्लिक स्टॉप होते हैं। इनके उपयोग से जूम रेंज में एक वांछित मैग्नीफिकेशन के विशुद्धता स्तर पर शीघ्रतापूर्वक पहुंचा जा सकता है। हेड ऑब्जेक्टिव भाग के स्क्रू 4 को खोलने पर हेड को बॉडी से अलग किया जा सकता है। बॉडी। चित्र 3.4 देखें। में आर्म 5 ऑब्जेक्टिव लेंस यूनिट 6 फोकस नॉब 7 रैक और पिनियन व्यवस्था 8। चित्र 3.6 भी देखें। रैक स्टॉप 9 टॉप लाइट 10 टॉप लाइट के लिए बिजली की आपूर्ति 11 हेड ऑब्जेक्टिव लेंस यूनिट को आर्म पर फिक्स करने वाली स्लीव 14 और हेड बॉडी असेंबली होल्डिंग नॉब 15 होते हैं। आर्म 5 एक मजबूत सिलेंडर के आकार की संरचना है और यह सभी पुर्जों को धारण किए हुए बेस से जुड़ता है। ऑब्जेक्टिव लेंस यूनिट 6 की दिशा माइक्रोस्कोप के हेड से स्टेज की ओर होती है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप में आमतौर पर दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं और प्रत्येक एक अलग आईपीस से जुड़ा होता है। फोकस नॉब 7 माइक्रोस्कोप के दोनों ओर एक एक होती हैं। इनसे रैक और पिनियन व्यवस्था पर हेड ऑब्जेक्टिव लेंस यूनिट को ऊपर तथा नीचे हिलाया जाता है।
फोकस नॉब में तनाव समायोजन टेंशन एडजस्टमेंट की भी व्यवस्था होती है, जिससे एक हाथ नॉब से हटाने के बाद भी वस्तु का फोकस बिगड़ता नहीं है। रैक स्टॉप नॉब कॉलर तथा एक नॉब से बना होता है जो पूरे माइक्रोस्कोप की असेंबली को फिसलने और स्टेज पर रखे नमूने से टकराने से बचाता है। टॉप लाइट 10 कुछ स्टीरियो माइक्रोस्कोपों में प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। पहला, टॉप लाइट स्टेज के ऊपर होता है, इससे वस्तु पर ऊपर से प्रकाश डाला जाता है। इसकी बिजली की आपूर्ति 11 आम से आती है और इसका ऑन ऑफ स्विच 12। चित्र 3.7 माइक्रोस्कोप के बेस पर होता है। टॉप लाइट की प्रकाश तीव्रता को प्रकाश तीव्रता नियंत्रण द्वारा समायोजित किया जा सकता है। यह नियंत्रण माइक्रोस्कोप के बेस पर स्थित होता है। टॉप लाइट के प्रकाश से ठोस वस्तु या नमूने को माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। एक स्लीव 14 हेड ऑब्जेक्टिव लेंस यूनिट को आर्म के साथ जोड़ती है तथा स्लीव के पीछे नॉब 15 माइक्रोस्कोप असेंबली को अपनी जगह पर बनाए रखती है। बेस चित्र 3.4 देखें में स्टेज प्लेट 16 चित्र 3.8 स्टेज क्लिप 17 चित्र 3.8 मिरर स्टेज लाइट 18 चित्र 3.9 इलेक्ट्रिक आपूर्ति केबल 19 टॉप 12 और स्टेज लाइट 20 चित्र 3.7 प्रत्येक के ऑन ऑफ स्विच टॉप लाइट का प्रकाश तीव्रता कंट्रोल 13 और फ्यूज 21 जो प्रकाश स्रोतों का तेज कट पल से संरक्षण करता है। इसमें शामिल हैं स्टैंड 22 टेबल पर माइक्रोस्कोप को खड़ा रखता है और संपूर्ण माइक्रोस्कोप को संभाले रहता है। चित्र 3.7 टॉप लाइट का ऑन ऑफ स्विच 12 बेस लाइट का ऑन ऑफ स्विच 20 और टॉप लाइट का प्रकाश तीव्रता नियंत्रण 13 दर्शाता हुआ स्टीरियो माइक्रोस्कोप के बेस के साइड का दृश्य। चित्र 3.8 स्टेज प्लेट को दोनों तरफ सफ़ेद बाईं ओर का चित्र और काला दाईं ओर का चित्र दर्शाते हुए स्टीरियो माइक्रोस्कोप के सामने के दृश्य। चित्र 3.9 स्टेज लाइट 18 दर्शाते हुए सामने के दृश्य में स्टीरियो माइक्रोस्कोप का बेस। स्टेज प्लेट 16 नमूने को देखने के लिए स्टेज प्लेट पर रखा जाता है। ये प्लेट सीधे ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे माइक्रोस्कोप के बेस पर लगी होती है। स्टेज या स्टेज प्लेट की पृष्ठभूमि का रंग नमूने के अनुकूलतम कंट्रास्ट के लिए बदला जा सकता है। आमतौर पर सफ़ेद या काले रंग की स्टेज प्लेट इस्तेमाल की जाती है। स्टेज क्लिप 17 धातु की बनी होती हैं और ये स्टेज प्लेट के दोनों तरफ लगी होती हैं। इन्हें कांच की स्लाइड या नमूने को स्थान पर रखने में उपयोग किया जाता है। दिन की रोशनी को फोकस करने के लिए एक मिरर या स्टेज लाइट 18 स्टेज प्लेट के नीचे मौजूद होता है। माइक्रोस्कोप के बेस 20 पर स्टेज लाइट का ऑन ऑफ स्विच होता है। इस स्रोत से प्रकाश स्टेज के जरिए पारभासी वस्तुओं को प्रकाशित करते हुए ऑब्जेक्टिव की ओर जाता है। आजकल स्टेज लाइट में CFL ट्यूब या LED LED लाइट एमिशन डायोड होती है। LED को नए मॉडलों में अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इनसे ऊर्जा संरक्षण होता है और ये प्रकाश के रंगों का एक ऐसा वर्णक्रम उत्पन्न कर सकते हैं जो जैविक नमूनों के अध्ययन में सहायक होता है। माइक्रोस्कोप के लिए पावर इनपुट आमतौर पर माइक्रोस्कोप के बेस 19 के पीछे दिया होता है। इसके बेस पर एक फ्यूज 21 का प्रावधान भी होता है। यह माइक्रोस्कोप को बिजली के वोल्टेज में अचानक वृद्धि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक मजबूत और स्थिर स्टैंड 22 पर माइक्रोस्कोप को टेबल पर या उपयोग की जाने वाली सतह पर रखा जाता है। 3.2.2 प्रचालन स्टीरियो माइक्रोस्कोप को अल्प मैग्नीफिकेशन वाले दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो अगल बगल रखे हैं के रूप में बताया जा सकता है। दो समानांतर प्रकाश मार्ग देखने वाले की प्रत्येक आंख के रेटिना पर नमूने की अलग अलग छवियां बनाते हैं। चित्र 3.10 देखें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 3.10 स्टीरियो माइक्रोस्कोप में नमूने की छवि बनना। आईपीस के नीचे का दृश्य। इसमें दो लेंसों तीरों पर ध्यान दें। स्क्रू तीर के खुलने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस यूनिट का ऊपरी भाग जैसा कि में दर्शाए गए आईपीस को हटाने के बाद दिखाई देता है। इसमें स्टीरियो माइक्रोस्कोप में छवि बनने का आरेख दर्शाया गया है। टिप्पणी 2 डॉटेड बॉक्स देखें। नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस यूनिट का भाग है और आईपीस में प्रकाश मार्ग को ऊपर के बॉक्स में दिखाया गया है। प्रकाश संग्रह करने वाले लेंस स्थानीय रूप से अलग होने के कारण, जैसा कि हमारी आंखों में होता है, दो छवियों द्वारा लंबन प्रदर्शित होता है तथा नमूने की एक छवि दिखाई देती है। इस माइक्रोस्कोप में आमतौर पर वस्तु तथा आईपीस के बीच प्रकाश के मार्ग में एक प्रिज्म रखा होता है जो पहले से उल्टी आभासी छवि को वापस पलट देता है, जिससे देखने वाला व्यक्ति वस्तु को उसके वास्तविक विन्यास में देखता है। बाएं, दाएं और ऊपर नीचे जैसा वस्तु में वास्तव में है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप ऊतकों के सूक्ष्म विच्छेदन के लिए आवश्यक गहराई की अवधारणा और नमूने के अभिविन्यास के लिए उपयोगी हैं। मैग्नीफिकेशन सिस्टम स्टीरियो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन सिस्टम के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार फिक्स मैग्नीफिकेशन है, जिसमें प्राथमिक मैग्नीफिकेशन निश्चित मैग्नीफिकेशन वैल्यू वाले ऑब्जेक्टिव लेंसों के जोड़े द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा
प्रकार जूम मैग्नीफिकेशन है जो जूम सिस्टम की सहायता से एक तय रेंज में मैग्नीफिकेशन को लगातार बदलने की सुविधा देता है। जूम मैग्नीफिकेशन को उच्च मैग्नीफिकेशन वैल्यू के ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव लेंस के उपयोग से भी बढ़ाया जा सकता है। फिक्स और जूम दोनों ही सिस्टमों का कुल मैग्नीफिकेशन वांछित मैग्नीफिकेशन वैल्यू के आईपीस बदलकर भी बढ़ाया जा सकता है। 3.2.3 स्टीरियो माइक्रोस्कोप के उपयोग के चरण। 1. माइक्रोस्कोप को मेज या चपटी स्थिर सतह पर इस प्रकार रखें कि आसानी से कार्य किया जा सके। 2. अब माइक्रोस्कोप और इसके पुर्जों के साथ स्वयं को परिचित करें। 3. केबल को बिजली की आपूर्ति से जोड़ें। सुनिश्चित करें कि अतिरिक्त तार रास्ते में नहीं है ताकि इससे उलझने की संभावना समाप्त की जा सके। 4. टॉप या स्टेज लाइट या दोनों प्रकाश स्रोत आवश्यकता के अनुसार स्विच ऑन करें। माइक्रोस्कोप के द्वारा स्लाइड या अन्य पारदर्शी वस्तुएं देखने के लिए स्टेज की लाइटिंग उपयुक्त है। यदि नमूना अपारदर्शी या ठोस है और नीचे से प्रकाश इससे गुजर नहीं सकता तो ऊपर की लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉप लाइट की रोशनी ठोस वस्तुओं की सतह से परावर्तित होती है और इससे छवि बनती है। 5. नमूने को स्टेज प्लेट के बीच में रखें। यदि नमूना पतला और चपटा है या यदि इसके किनारे उठे हुए हैं तो स्टेज क्लिप से इस स्थान पर रखा जा सकता है। इस स्थिति में नमूने के उठे हुए सिरे पर स्टेज क्लिप लगाएं। नमूने के दूसरी ओर भी ऐसा करें। यदि नमूना स्टेज प्लेट से बड़ा है तो स्टेज क्लिप को इस प्रकार घुमाएं कि आपको कार्य करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। 6. दोनों आईपीस इस प्रकार समायोजित करें कि आप आंखों पर जोर डाले बिना आराम से माइक्रोस्कोप में देख सकें। एक या दोनों आईपीस की डायप्टर रिंग को घड़ी की दिशा में या इसके विपरीत घुमाकर दोनों आंखों के बीच फोकस करने के अंतर को दूर करें। 7. माइक्रोस्कोप में वस्तु को देखने के लिए कंट्रास्ट बैकग्राउंड सेट करें। हल्के रंग के पारभासी नमूनों जैसे नमक के क्रिस्टल के लिए स्टेज प्लेट, यदि इसे पलटा जा सके, का काला हिस्सा सबसे अच्छा होता है। गहरे रंग की वस्तुओं के लिए सफ़ेद प्लेट से अच्छा कंट्रास्ट मिलता है। 8. नमूने को ऑब्जेक्टिव लेंस के ठीक नीचे लाएं। माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन का आकलन करने के लिए आईपीस लेंस के मैग्नीफिकेशन वैल्यू, उदाहरण के लिए 2x को ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन वैल्यू, मान लीजिए ये 10x है, इन दोनों वैल्यू को गुणा करें। इस मामले में मैग्नीफिकेशन 20x 2 × 10 = 20 होगा। 9. नमूने पर फोकस करें। इसके लिए फोकस नॉब को आईपीस में देखते हुए तब तक धीरे से घुमाएं जब तक नमूना साफ दिखाई नहीं देता। जब नमूने की बाहरी रूपरेखा दिखाई दे तो नॉब को घड़ी की दिशा में या इसके विपरीत नमूने का सही फोकस पाने के लिए घुमाएं। यदि नमूना दिखाई नहीं देता है तो नमूने को धीरे से इस प्रकार घुमाएं कि यह ऑब्जेक्टिव लेंस के ठीक नीचे आ जाए। दोबारा फोकस करने की कोशिश करें। जब नमूना फोकस में आ जाए तो इसके विभिन्न हिस्सों को देखने के लिए इसे धीरे से घुमाएं। आमतौर पर नमूने के अलग अलग हिस्सों को देखते हुए दोबारा फोकस करने की जरूरत होती है। 10. माइक्रोस्कोप का उपयोग पूरा होने के बाद लाइट स्विच ऑफ करें, नमूना हटाएं, बिजली के प्लग को विद्युत आपूर्ति से अलग करें, माइक्रोस्कोप को नरम कपड़े से साफ करें और इस पर डस्ट कवर लगाएं। 11. माइक्रोस्कोप को सुरक्षित जगह पर बहुत गर्म या बहुत अधिक ठंडे तापमान और नमी से बचाकर रखें। 3.2.4 देखभाल और रखरखाव। आईपीस और ऑब्जेक्टिव के लेंस स्टीरियो माइक्रोस्कोप के महत्वपूर्ण पुर्जे हैं। इनकी नियमित देखभाल और रखरखाव की जरूरत होती है। आईपीस या ऑब्जेक्टिव लेंस के बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए नॉन सॉल्वेंट लेंस क्लीनिंग घोल का उपयोग करें। सबसे पहले नरम ब्रश या छोटे ब्लोअर से लेंस की धूल हटाएं। इसके बाद सूखे, लिंट रहित टिश्यू या लेंस क्लीनिंग पेपर को लेंस क्लीनिंग घोल से गीला करें और गोलाकार तरीके से लेंस की सतह साफ करें। लेंस क्लीनिंग पेपर के एक और टुकड़े से इस प्रक्रिया को दोहराएं और लेंस क्लीनिंग घोल से साफ करें। एक बार और सूखे लेंस क्लीनिंग पेपर से साफ करें ताकि वह सूखा हो जाए। यही प्रक्रिया आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों को साफ करने में की जा सकती है। लेंस की अंदरूनी साइड की सफाई के लिए बल्ब प्रकार के डस्टर या कैमरा और अन्य ऑप्टिकल उपकरणों के लिए प्रयुक्त कंप्रेस्ड गैस कंस्टर का उपयोग करें। इस मामले में लेंस के बाहरी ओर सफाई के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का उपयोग इसके लिए नहीं करें। इस कार्य के लिए विशेषज्ञ की मदद लें। माइक्रोस्कोप की बॉडी को साफ करने के लिए एक साफ, नरम, सूखा या नम कपड़ा इस्तेमाल करें। माइक्रोस्कोप की सफाई के बाद इसे साफ और धूल रहित बनाए रखने के लिए डस्ट कवर से ढकें। 3.2.5 स्टीरियो माइक्रोस्कोप के कुछ उपयोग। पारदर्शी प्लास्टिक या कांच की पैट्री डिश जीवित या बड़ी वस्तुओं को स्टीरियो माइक्रोस्कोप के जरिए देखने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये स्टेज पर अच्छी तरह फिट हो जाती हैं और सभी वस्तुएं अच्छी तरह इसमें रखी जाती हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से आपको स्टीरियो माइक्रोस्कोप के कुछ उपयोगों की जानकारी मिलेगी। चित्र 3.11 तथा 3. 12. नमूने को पैट्री डिश में रखें और इसे स्टीरियो माइक्रोस्कोप की स्टेज प्लेट पर रखें। टॉप या स्टेज लाइट उपयोग करें और सफ़ेद या काले रंग की स्टेज प्लेट नमूने के प्रकार के अनुसार चुनें। जीवित कीटों को देखना। कुछ कीटों को एकत्र करें, इन्हें पैट्री डिश में रखें और इन्हें भागने से रोकने के लिए इस पर कवर लगाकर रखें। चित्र 3.11
सावधानी रखें कि इन पर प्रकाश बहुत लंबी अवधि तक नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसकी गर्मी से कीट मर सकते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 3.11 एक स्टीरियो माइक्रोस्कोप के जरिए देखी गई मकड़ी की तस्वीर। स्रोत विभिन्न चट्टानों के नमूनों में खनिज और क्रिस्टलों के प्रकारों की तुलना। चट्टानों के कुछ छोटे टुकड़े लें, इन्हें पेट्री डिश में रखें और माइक्रोस्कोप से देखें। सही प्रकार की रोशनी और स्टेज प्लेट के सही रंग से आपको दिलचस्प परिणाम मिल सकते हैं। चित्र 3.12 देखें। चित्र 3.12 समुद्री तट की रेत स्टीरियो माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसी दिखाई देती है। नोट, इसमें विभिन्न आकारों के क्रिस्टल देखें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 3.3 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप उच्च पावर वाले माइक्रोस्कोप हैं जिनमें विविध मैग्नीफिकेशन वैल्यू के ऑब्जेक्टिव लेंस और एक या दो आईपीस होते हैं। स्टीरियो माइक्रोस्कोप की तुलना में ये अधिक मैग्नीफिकेशन और स्पष्टता से नमूनों की तस्वीर प्रदान करते हैं। एक या दो आईपीस वाले माइक्रोस्कोप क्रमशः मोनोकुलर और बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाते हैं। बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऊपर के भाग में कैमरा के लिए एक पोर्ट होने पर इसे ट्राइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। आधुनिक कंपाउंड माइक्रोस्कोपों में डिजिटल कैमरा होते हैं तथा इन्हें डिजिटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। डिजिटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिजिटल कैमरा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टीवी और प्रिंटर होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग स्कूल, कॉलेज और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में, विकृति विज्ञान और विधि विज्ञान अन्वेषणों में तथा अन्य विभिन्न तरीकों से उन वस्तुओं को देखने में किया जाता है जो केवल आंखों से देखने के लिए बहुत छोटी होती हैं। 3.3.1 पुर्जे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्रारूपिक तौर पर तीन भाग, हेड, बॉडी और बेस होते हैं। हेड 3.15 से 3.19 देखें में एक या दो आईपीस एक होते हैं। हेड को एक स्क्रू 2 चित्र 3.16 खोलकर माइक्रोस्कोप से अलग किया जा सकता है। आईपीस, जिसे ऑकुलर लेंस या केवल ऑकुलर कहते हैं, माइक्रोस्कोप के ऊपरी भाग में होते हैं जिसमें देखा जाता है। इन लेंसों को बदला जा सकता है। आमतौर पर इनकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू 10x होती है। इसमें 5x, 15x, 20x और 100x मैग्नीफिकेशन वैल्यू के लेंस भी उपलब्ध होते हैं। आईपीस लेंस का कार्य छवि को फोकस में लाना है। कुछ बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोपों में दो आईपीस लेंस ऑकुलर स्लाइड पर अगल बगल में खिसकाए जा सकते हैं। चित्र 3.18 और 3.19। इससे देखने वाला व्यक्ति दोनों आंखों के बीच की दूरी के अनुसार इन लेंसों को समायोजित कर सकता है। एक या दोनों आंखों के लेंसों में भी डायप्टर नामक छल्ले के समान संरचना होती है। चित्र 3.17। इससे एक आंख का फोकस बदलकर दोनों आंखों के बीच की दृष्टि में अंतर को समायोजित किया जा सकता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। माइक्रोस्कोप बॉडी में लगाने के लिए स्क्रू 2 देखें। चित्र 3.17 दो ऑकुलर लेंस दर्शाने वाले बाइनोकुलर कंपाउंड। माइक्रोस्कोप के हेड का हिस्सा। दाईं ओर के ऑकुलर में एक छल्ले जैसी संरचना है जिसे डायप्टर कहते हैं। चित्र 3.18 बंद स्थिति में एक ऑकुलर स्लाइड 3 तीर दर्शाने वाले सामने के दृश्य में बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेड का हिस्सा। चित्र 3.19 खुली स्थिति में एक ऑकुलर स्लाइड 3 तीर दर्शाने वाले सामने के दृश्य में बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेड का हिस्सा। चित्र 3.16 दो आईपीस दर्शाने वाले सामने के दृश्य में बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हेड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बॉडी। चित्र 3.20 और 3.21 में एक आर्म 5 ऑब्जेक्टिव लेंस का टुरेट 6। चित्र 3.20 स्टेज 7 स्टेज क्लिप 8 स्लाइड मूविंग नॉब 9। चित्र 3.21 कंडेंसर लेंस असेंबली 10 स्टेज मूविंग या कोर्स फोकस नॉब 11 तथा फाइन फोकस नॉब 12 शामिल होते हैं। चित्र 3.20 एक बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साइड के दृश्य में आर्म 5 ऑब्जेक्टिव लेंस का टुरेट 6 स्टेज 7 कंडेंसर लेंस असेंबली 10 कोर्स फोकस नॉब 11 और फाइन फोकस नॉब 12। साथ ही बाईं ओर कोर्स और फाइन फोकस नॉब के बड़े दृश्य भी देखे जा सकते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 3.21 कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बॉडी के एक हिस्से के सामने के दृश्य में स्टेज 7 स्टेज क्लिप 8 स्टेज में एक छेद देखें तीर जिसमें से प्रकाश स्रोत से ऑब्जेक्टिव लेंस को प्रकाश जाता है। इस दृश्य में स्लाइड मूविंग नॉब 9 भी देखें। आर्म 5 एक फ्रेम होता है जिस पर माइक्रोस्कोप की विभिन्न संरचनाएं जैसे हेड, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज और बेस फिक्स होती हैं। मोनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आर्म को अलग अलग कोनों एंगलों पर समायोजित किया जा सकता है ताकि नमूने को आसानी से देखा जा सके। ऑब्जेक्टिव लेंस का टुरेट 6 इसे ऑब्जेक्टिव टुरेट नॉसपीस, रिवॉल्वर या रिवॉल्विंग नॉसपीस भी कहते हैं। ये गोलाकार धातु की संरचना है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का एक सेट होता है।
इसे घुमाकर प्रयोक्ता एक ऑब्जेक्टिव लेंस से दूसरे ऑब्जेक्टिव लेंस को बदल सकता है। ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जो वस्तु के पास वाला लेंस है तथा नमूने से प्रकाश इसमें आता है। ऑब्जेक्टिव सिलेंडर के समान संरचना में है जिसमें एक या अधिक कंपाउंड लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विभिन्न मैग्नीफिकेशन के 3 या 4 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। इन लेंसों के अलग अलग रंग के कोड होते हैं। इनमें सबसे सामान्य और कम मैग्नीफिकेशन वाला लेंस 4x है। 10x, 40x और 100x मैग्नीफिकेशन वैल्यू के भी लेंस होते हैं। 100x लेंस सबसे अधिक मैग्नीफिकेशन वैल्यू वाला लेंस है। ये सभी लेंस एक टुरेट पर लगे होते हैं जिससे आवश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस को घुमाकर उपयोग किया जा सकता है। 40x और अन्य उच्च क्षमता के ऑब्जेक्टिव स्प्रिंग लोडेड होते हैं और यदि ऑब्जेक्टिव लेंस स्लाइड के बहुत समीप आ जाता है तो स्प्रिंग की वजह से यह पीछे हो जाता है और इस प्रकार लेंस और स्लाइड दोनों को नुकसान नहीं होता। ये लेंस एक्रोमेटिक, पार सेंटर्ड और पारफोकल होते हैं। इन तीनों पदों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। एक्रोमेटिक लेंस, जब प्रकाश लेंस से गुजरता है तो यह मुड़ जाता है या अपवर्तित रिफ्रैक्ट हो जाता है। प्रकाश में कुछ रंग अन्य की तुलना में अधिक अपवर्तित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनके अलग अलग बिंदुओं पर फोकस से विभेदन रिसोल्यूशन में कमी आती है। इस समस्या को सुधारने के लिए एक्रोमेटिक लेंस उपयोग किए जाते हैं। ये लेंस अलग अलग प्रकार के कांच से बने होते हैं जिसमें अपवर्तन के विभिन्न सूचकांक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। इनके कारण फोकस बिंदु पर रंगों का बेहतर संरेखण हो पाता है और परिणामस्वरूप एक स्पष्ट छवि बनती है। पारसेंटेड, इसका संबंध माइक्रोस्कोप के संरेखण पक्ष से है। जब एक ऑब्जेक्टिव लेंस को बदलकर दूसरा लेंस नमूने के ऊपर लाया जाता है तो ऑब्जेक्ट की छवि पारसेंटल लेंस के मध्य में ही रहती है। पारफोकल, इसका संदर्भ माइक्रोस्कोप के फोकस से है। पारफोकल ऑब्जेक्टिव में जब एक को बदलकर दूसरा ऑब्जेक्टिव नमूने के ऊपर लाया जाता है तो इसकी नई छवि लगभग फोकस में बनी रहती है और यदि आवश्यक होता है तो इसे मामूली से समायोजन के साथ दोबारा फोकस किया जा सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव को 2 पैरामीटरों से चिन्हित किया जाता है, पहला मैग्नीफिकेशन और दूसरा संख्यात्मक द्वारक अर्थात Na, जिसे आगे समझाया गया है। पहला पैरामीटर प्रारूपिक तौर पर 5x से 100x होता है जबकि दूसरा 0.14 से 0.7 के बीच लगभग 40 से 2 मिलीमीटर की क्रमिक फोकस लंबाई के संगत होता है। उच्च मैग्नीफिकेशन वैल्यू के ऑब्जेक्टिव लेंस का संख्यात्मक द्वारक अधिक होता है और प्राप्त छवि की गहराई कम होती है। कुछ माइक्रोस्कोपों में तेल निमज्जन ऑब्जेक्टिव या जल निमज्जन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अधिक संख्यात्मक द्वारक होने से नमूने से अधिक प्रकाश लेंस को पहुंचता है और इस प्रकार नमूने के बारीक विवरण देखना संभव होता है। तेल निमज्जित ऑब्जेक्टिव लेंस में आमतौर पर 40x से 100x तक का मैग्नीफिकेशन होता है। स्टेज 7 ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे स्लाइड देखने के लिए चपटा प्लेटफॉर्म है। स्लाइड पर नमूना रखा जाता है तथा यह आयताकार कांच की प्लेट होती है जिसका आकार 25 मिलीमीटर बाई 75 मिलीमीटर होता है। स्टेज पर रखी गई स्लाइड को स्टेज क्लिप 8 से फिक्स किया जाता है। कुछ माइक्रोस्कोपों में यांत्रिक स्टेज के साथ 2 कंट्रोल नॉब 9 होती हैं जिनसे स्लाइड को आगे या पीछे अथवा दाईं या बाईं ओर घुमाना संभव होता है। इनसे नमूना ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे लाने में मदद मिलती है। अधिक मैग्नीफिकेशन पर उदाहरण के लिए 100x पर एक स्लाइड को हाथ से घुमाना व्यवहारिक नहीं होता है। कंट्रोल नॉब की मदद से स्लाइड को हल्का सा घुमाने से नमूने को दोबारा अपने स्थान पर रखना आसान होता है। स्टेज के मध्य में एक छेद चित्र 3.21 तीर होता है जिसके जरिए प्रकाश स्रोत से नमूने पर प्रकाश जाता है। आर्म के नीचे की ओर कोर्स फोकस नॉब 11 से स्टेज को ऊपर या नीचे लाने में मदद मिलती है जिससे नमूना फोकस किया जा सकता है। फाइन फोकस नॉब 12 से नमूने के फोकस को फाइन ट्यून किया जा सकता है। स्टेज रैक और पिनियन व्यवस्था 13 के साथ चलता है। रैक एक ऐसा ट्रैक है जिसमें दांते होते हैं और पिनियन एक गियर है जो दांते पर चलता है। नॉब को घुमाने से पिनियन के गियर ट्रैक के साथ चलते हैं। इन व्यवस्थाओं को माइक्रोस्कोप के फोकस करने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। एक रैक स्टॉप 14 विनिर्माण के दौरान माइक्रोस्कोप में सेट किया जाता है जिसके साथ स्टेज तय सीमा के ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है। इस स्टॉप से ऑब्जेक्टिव लेंस स्टेज पर स्लाइड और लाइट सिस्टम को नुकसान होने से बचाने में मदद मिलती है। कंडेंसर लेंस असेंबली देखें तीर चित्र 3.22 गोला लगाया गया हिस्सा चित्र 3.23 में कंडेंसर लेंस एक डायफ्राम या आइरिस और इसे ऊपर तथा नीचे ले जाने के लिए एक नॉब होता है। कंडेंसर लेंस स्टेज के नीचे लगा होता है और यह रोशनी को नमूने पर फोकस करता है। इससे 400x और इससे अधिक मैग्नीफिकेशन पर स्पष्ट छवि मिलती है। यदि माइक्रोस्कोप की अधिकतम मैग्नीफिकेशन क्षमता 400x है तो स्टेज पर लगाया गया 0.65 Na या अधिक कंडेंसर आदर्श है क्योंकि इससे अधिक स्पष्टता मिलती है। यदि माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन 1000x या इससे अधिक हो तो फोकस करने योग्य 1.25 Na या इससे अधिक कंडेंसर लेंस की जरूरत होती है।
अधिकांश माइक्रोस्कोपों में 1000x का एब्बे कंडेंसर लगा होता है जिसे ऊपर या नीचे घुमाकर फोकस किया जा सकता है। 1000x के मैग्नीफिकेशन पर कार्य करने के लिए एब्बे कंडेंसर को स्लाइड के नज़दीक सेट करना चाहिए और कम मैग्नीफिकेशन के लिए इसे दूर सेट करना चाहिए। संख्यात्मक द्वारक यह एक संख्या है जो एक लेंस में देखी जाने वाली वस्तु के बारीक विवरणों के विभेदन क्षमता व्यक्त करती है। इसे गणित के एक जटिल सूत्र से निकाला जाता है और ये लेंस के कोणीय द्वारक एवं लेंस तथा नमूने के बीच माध्यम के अपवर्तनांक सूचकांक से संबंध रखती है। सर्वोत्तम संभव छवि पाने के लिए एक कंडेंसर सिस्टम जो माइक्रोस्कोप के उच्चतम क्षमता वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के Na के बार या अधिक हो वांछनीय है। यह नोट कीजिए कि Na केवल उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप के लिए ही महत्वपूर्ण है। डायफ्राम या आइरिस ये कंडेंसर लेंस असेंबली का हिस्सा है और स्टेज के नीचे स्थित होता है। इस उपकरण से रोशनी के कोण जो स्लाइड के रास्ते प्रक्षेपित होता है की तीव्रता और साइज को बदला जा सकता है। आमतौर पर इसे एक विशेष मैग्नीफिकेशन पावर के लिए, नमूने की पारदर्शिता और छवि में वांछित कंट्रास्ट के अनुसार मैनुअल विधि से सेट किया जाता है। इसे प्रायः अल्प मैग्नीफिकेशन पर प्रेक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चित्र 3.22 बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साइड के दृश्य में स्टेज के पास कंडेंसर लेंस असेंबली तीर दर्शाई गई है। आप सुन रहे ऑडियो लनेगनु को। चित्र 3.23 बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एंगुलर सामने के दृश्य में कंडेंसर लेंस असेंबली दर्शाई गई है। बेस चित्र 3.24 और 3.25 में प्रकाश स्रोत 15, चित्र 3.24 लाइट ऑन ऑफ स्विच 16, चित्र 3.25 प्रकाश तीव्रता नियंत्रण 17 और बिजली इनपुट केबल 18 होते हैं। चित्र 3.24 बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के चित्र 3.25 बाइनोकुलर कंपाउंड साइड के में प्रकाश स्रोत 15, दृश्य और बिजली इनपुट केबल 18 दर्शाया गया है कि माइक्रोस्कोप के साइड दृश्य में प्रकाश स्रोत 15, प्रकाश स्रोत ऑन ऑफ स्विच 16 और प्रकाश तीव्रता नियंत्रण 17 दिखाया गया है। प्रकाश स्रोत 15 प्रकाश के कई स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। सरल रूप में दिन का प्रकाश एक दर्पण से निर्देशित किया जाता है। अधिकांश माइक्रोस्कोपों में समायोजन योग्य और नियंत्रण योग्य प्रकाश स्रोत होते हैं। कई बार हैलोजन लैंप का उपयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में LED और लेजर का उपयोग करते हुए रोशनी प्राप्त करना सामान्य होता जा रहा है। माइक्रोस्कोप के बेस पर प्रकाश स्रोत का ऑन ऑफ स्विच 16 और प्रकाश तीव्रता नियंत्रण 17 की सुविधा होती है। इसके बेस में ही बिजली के इनपुट केबल 18 का भी प्रावधान होता है। 3.3.2 प्रचालन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक सरल प्रचालन सिद्धांत पर कार्य करता है। नमूने के नज़दीक वाला लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस नमूने से आने वाले प्रकाश को ग्रहण कर माइक्रोस्कोप के अंदर एक वास्तविक छवि फोकस करता है। ये छवि आईपीस में लेंस या लेंसों के समूह द्वारा आवर्धित होती है। इस प्रकार नमूने की एक बड़ी आभासी छवि प्रयोक्ता को दिखाई देती है। चित्र 3.26 कंपाउंड ऑब्जेक्टिव और आईपीस के संयोजन से उच्च मैग्नीफिकेशन और क्रोमेटिक विपथन कम हो जाता है। विभिन्न बदले जा सकने वाले ऑब्जेक्टिव लेंसों से मैग्नीफिकेशन को समायोजित किया जा सकता है। मोनोकुलर या बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छवि में कोई अंतर नहीं होता है। बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 आईपीस से आराम से देखा जा सकता है। चित्र 3.26 कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छवि के गठन विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 3.3.3 कंपाउंड माइक्रोस्कोप के उपयोग के चरण 1। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरण है। इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रोस्कोप को एक हाथ से इसकी आर्म से उठाएं और दूसरे हाथ से इसके बेस को सहारा दें। इसे एक साफ, समतल और स्थिर सतह पर बिजली के आउटलेट के पास रखें। 2। यदि माइक्रोस्कोप का उपयोग कर रहे हैं तो इसे अच्छी तरह देखें ताकि इसे ठीक से चलाया जा सके। 3। माइक्रोस्कोप को फोकस करने के लिए सबसे पहले इसके प्रकाश स्रोत को स्विच ऑन करें। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंसों के टुरेट को घुमाएं और सबसे कम मैग्नीफिकेशन वैल्यू के ऑब्जेक्टिव लेंस को नमूने के ऊपर लाएं। इस ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करें तथा प्रकाश को दृष्टि क्षेत्र के केंद्र में लाएं। 4। स्लाइड को स्टेज पर रखें और स्टेज क्लिप से फिक्स करें। 5। आईपीस के जरिए देखें और धीरे धीरे कस फोकस नॉब घुमाएं ताकि स्टेज ऊपर की ओर जाए। स्टेज को तब तक ऊपर ले जाएं जब तक नमूना फोकस में नहीं आता। ये सावधानी रखनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फोकस करने की प्रक्रिया के दौरान ये कवर स्लिप या स्लाइड को न छुए। 6। इसके बाद आईपीस में देखें और कंडेंसर फोकस नॉब तथा डायफ्राम के साथ कंडेंसर को प्रकाश की अनुकूलतम गुणवत्ता के लिए इस प्रकार समायोजित करें कि नमूने की सबसे साफ छवि दिखे। 7। फिर फाइन फोकस नॉब को घुमाएं तथा नमूने पर फोकस करें ताकि नमूने के सभी हिस्से स्पष्ट रूप से देखे जा सकें। 8। स्लाइड को मैनुअल विधि से या स्लाइड मूविंग नॉब की सहायता से स्टेज पर हिलाएं। उच्च मैग्नीफिकेशन पर कार्य करते समय मैकेनिकल स्टेज का इस्तेमाल करें। 9।
नमूने को उच्च मैग्नीफिकेशन में देखने के लिए स्टेज को कोर्स फोकस नॉब की सहायता से कुछ नीचे लाएं। ऑब्जेक्टिव लेंसों के टुरेट को घुमाएं और स्लाइड पर वांछित मैग्नीफिकेशन वैल्यू के ऑब्जेक्टिव लेंस को लाएं। पहले कस फोकस नॉब के साथ फोकस करें और फिर फाइन फोकस नॉब के साथ समायोजन करें। इसकी सावधानी रखें कि ऑब्जेक्टिव लेंस स्लाइड को न छुए। 10. जब देखने का काम पूरा हो जाए तो स्टेज नीचे ले जाएं और लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस तल की स्थिति में लाएं तथा स्लाइड को स्टेज से हटाएं। 11. बिजली ऑफ करें और बिजली के केबल को बोर्ड से बाहर निकालकर माइक्रोस्कोप को दूसरे स्थान पर I12 माइक्रोस्कोप को नर्म, सूखे या नम कपड़े से साफ करें। 13. माइक्रोस्कोप को दोनों हाथ से पकड़ें। आर्म को एक हाथ से पकड़ें और बेस के नीचे दूसरा हाथ रखें। 3.3.4 सामान्य सुझाव। स्टेज को ऊपर की ओर ले जाते समय सावधानी रखें कि यह ऑब्जेक्टिव लेंस को न छुए। हमेशा माइक्रोस्कोप स्लाइड पर कवर ग्लास या नमूने पर कवर स्लिप इस्तेमाल करें। इससे ऑब्जेक्टिव लेंस यदि स्लाइड से छू जाता है तो वह सुरक्षित रहेगा। मोनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते समय नमूने को देखने के सबसे अच्छी तकनीक एक आंख आईपीस के जरिए देखने और दूसरी आंख को खुला रखने की है। एक प्रतिक्रिया के तौर पर व्यक्ति दूसरी आंख को बंद करने की कोशिश करता है। दोनों आंखों को खुला रखने से आंखों पर अधिक जोर नहीं पड़ता। आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से छवि बनाने का तरीका याद करें। ये छवि कई लेंसों के जरिए बनती है, परिणामस्वरूप छवि ऊपर से नीचे और पीछे से आगे की ओर बनती है। जब स्लाइड को दाईं ओर खिसकाया जाता है तो इसकी छवि बाईं ओर जाती है तथा इसके विपरीत होता है। ध्यान रहे लेंस के कांच वाले हिस्से को नहीं छुएं। 3.3.5 देखभाल और रखरखाव। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की देखभाल और रखरखाव के लिए कुछ बुनियादी चरण इस प्रकार हैं। जब माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं कर रहे हों तो बिजली की आपूर्ति ऑफ कर दें। लेंस के कांच वाले हिस्से को छूने से परहेज रखें। लेंस को साफ करने के लिए केवल लेंस क्लीनिंग पेपर का इस्तेमाल करें। उपयोग के बाद स्टेज को एक साफ तथा सूखे कपड़े से साफ करें, खास तौर पर जब अस्थायी स्लाइड देखने के लिए इसका उपयोग किया गया हो। स्टेज को नीचे ले जाएं और अल्प मैग्नीफिकेशन वैल्यू वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस में लाएं। माइक्रोस्कोप पर डस्ट कवर लगाएं। जब लंबे समय तक माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल नहीं करना हो तो इसे बॉक्स या अलमारी में रखें। 3.3.6 कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ उपयोग। कंपाउंड माइक्रोस्कोप नमूनों के सूक्ष्म विवरणों के लिए एक उपयोगी साधन है जो हम देख नहीं सकते। चित्र 3.27 से 3.28 में इस माइक्रोस्कोप के उपयोग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 3.27 एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देखें। गेल ल्यूकोसाइट। चित्र 3.28 कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखी गई सूर्यमुखी के पौधे की जड़ की अनुप्रस्थ काट। 3.4 स्टीरियो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच अंतर। स्टीरियो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों लाइट माइक्रोस्कोप हैं, फिर भी इनमें कई अंतर हैं। स्टीरियो माइक्रोस्कोप में प्रकाश नमूने की सतह से परावर्तित और प्रेषित होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्रकाश नमूने के पतले सेक्शन से गुजरकर इसकी छवि बनाता है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप के साथ मोटे और अपारदर्शी नमूनों के बाहरी विवरण देखे जा सकते हैं, किंतु कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नमूने के पतले सेक्शन के अंदरूनी विवरणों का ही अध्ययन किया जा सकता है। कुछ स्टीरियो माइक्रोस्कोप निश्चित सीमा तक के नमूनों के पतले सेक्शन की छवि दर्शा सकते हैं, किंतु ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बराबर विस्तृत नहीं होती है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप की कंडेंसर लेंस सिस्टम नहीं होता है, परंतु एक कंडेंसर लेंस सिस्टम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अविभाज्य भाग होता है। कार्य करने की अधिक दूरी और क्षेत्र की गहराई स्टीरियो माइक्रोस्कोप की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये दोनों विशेषताएं विभेदन के साथ व्युत्क्रमानुपाती सहसंबंधित होती हैं। विभेदन का अर्थ है दो पास के बिंदुओं के बीच आसानी से किस प्रकार अंतर किया जा सकता है, अर्थात दो पास के बिंदुओं को किस प्रकार अलग अलग देखा जा सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विभेदन उच्च होता है, जिससे पास के दो बिंदु स्पष्ट रूप से अलग अलग देखे जा सकते हैं, परंतु इन माइक्रोस्कोपों की क्षेत्र की गहराई तथा कार्य करने की दूरी कम होती है। कुछ स्टीरियो माइक्रोस्कोपों से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तुलना में 100x तक मैग्नीफिकेशन मिल सकता है, जिसमें 10x आईपीस और 10x ऑब्जेक्टिव होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से टेलनिमोजन 100x के ऑब्जेक्टिव लेंस और 10x के आईपीस के साथ 1000x का मैग्नीफिकेशन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार स्टीरियो माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तुलना में विभेदन का 10वां हिस्सा मिलता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों आईपीस के जरिए एक ऑब्जेक्टिव लेंस से देखा जाता है। एक स्टीरियो माइक्रोस्कोप में प्रत्येक आईपीस से एक अलग ऑब्जेक्टिव लेंस से देखा जाता है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप में त्रिविम छवि मिलती है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छवि एकविम होती है। 3.5 सारांश। इस अभ्यास में आपने सीखा कि 1. स्टीरियो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप हैं और इनसे नमूनों की आवर्धित छवि मिलती है। 2.
स्टीरियो माइक्रोस्कोप के मुख्य पुर्जे हैं ओकुलर लेंस, डायप्टर, जूम मैग्निफिकेशन, नॉब, हेड ऑब्जेक्टिव यूनिट लगाने के लिए स्क्रू आर्म, ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकस नॉब, रैक और पिनियन व्यवस्था, रैक स्टॉप, टॉप लाइट की बिजली आपूर्ति, ऑन ऑफ स्विच और टॉप लाइट का प्रकाश तीव्रता नियंत्रण। हेड ऑब्जेक्टिव लेंस यूनिट के लिए स्लीव, हेड और बॉडी असेंबली को नीचे या ऊपर ले जाने के लिए नॉब, स्टेज प्लेट, स्टेज क्लिप, दर्पण या स्टेज लाइट, बिजली की आपूर्ति का मेन केबल, स्टेज लाइट का ऑन ऑफ स्विच। फ्यूज और माइक्रोस्कोप स्टैंड। 3. स्टीरियो माइक्रोस्कोप से नमूने को देखने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप को एक स्थिर सतह पर रखा जाता है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप के साथ काम शुरू करने से पहले इसकी जानकारी लेनी चाहिए और इसके विभिन्न पुर्जों की जांच करनी चाहिए। फिर प्रकाश स्रोत स्विच ऑन करें। इसके बाद नमूने को स्टेज पर रखें और यदि आवश्यक हो तो स्टेज क्लिप को लगाएं। इसके पश्चात ओकुलर लेंस को समायोजित करें। उचित रंग की स्टेज प्लेट सेट करें ताकि नमूना स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इसके बाद फोकस नॉब को घुमाकर नमूने पर फोकस करें तथा नमूने का अवलोकन करें। काम पूरा करने के बाद लाइट स्विच ऑफ करें, नमूना हटाएं और माइक्रोस्कोप साफ करें। माइक्रोस्कोप पर डस्ट कवर लगाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। 4. लेंस के बाहरी सतह को साफ करने के लिए सबसे पहले लेंस का डस्ट कवर हटाएं। इसे लेंस क्लीनिंग घोल में डूबे हुए लेंस क्लीनिंग पेपर से साफ करें। लेंस क्लीनिंग पेपर को गोलाकार तरीके से लेंस पर घुमाएं। जरूरी होने पर इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएं और इसके बाद लेंस को साफ और सूखे लेंस क्लीनिंग पेपर से साफ करें। लेंस के अंदरूनी हिस्से को साफ करने के लिए एक विशेष तरीके की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप की बॉडी को सूखे या नम कपड़े से साफ किया जाता है। डस्ट कवर का उपयोग स्टीरियो माइक्रोस्कोप के रखरखाव का एक अनिवार्य चरण है। 5. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पुर्जे निम्नानुसार हैं। आईपीस, हेड को बॉडी पर फिक्स करने वाला स्क्रू आईपीस, लेंसों को बगल में खिसकाने के लिए स्लाइड। डायप्टर, आर्म, ऑब्जेक्टिव लेंसों का टुरेट, स्टेज क्लिप, स्लाइड मूविंग नॉब, कंडेंसर लेंस असेंबली, स्टेज मूविंग या कोर्स फोकस नॉब, फाइन फोकस नॉब, रैक और पिनियन व्यवस्था, रैक स्टॉप, कंडेंसर लेंस असेंबली। प्रकाश स्रोत का ऑन ऑफ स्विच, प्रकाश तीव्रता नियंत्रण और बिजली आपूर्ति केबल। 6. जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना हो तो इसे बिजली के पॉइंट के पास साफ, समतल और स्थिर स्थान पर रखना चाहिए। सबसे पहले इसके विभिन्न पुर्जों की जानकारी लेनी चाहिए। इसके बाद प्रकाश के स्रोत को स्विच ऑन कर सबसे कम मैग्निफिकेशन वैल्यू के ऑब्जेक्टिव लेंस को नमूना देखने की स्थिति में लाएं। स्लाइड को स्टेज पर रखें और इस पर स्टेज क्लिप लगाएं। आईपीस के जरिए देखें और कंडेंसर को डायफ्राम से प्रकाश की वांछित गुणवत्ता के लिए समायोजित करें। कोर्स फोकस नॉब द्वारा स्लाइड पर फोकस करें। आईपीस में देखते हुए नमूने की सबसे स्पष्ट छवि प्राप्त करें। स्लाइड के अवलोकन को उच्च मैग्निफिकेशन में देखने के लिए स्टेज को कुछ नीचे ले जाएं और उच्च मैग्निफिकेशन वैल्यू का ऑब्जेक्टिव स्लाइड के ऊपर लाएं। इसे फोकस करें और फिर नमूने को देखें। काम पूरा करने के बाद स्टेज नीचे ले जाएं। अल्प मैग्निफिकेशन वैल्यू के ऑब्जेक्टिव को फोकस की स्थिति में लाएं, स्टेज से स्लाइड हटाएं और प्रकाश स्रोत को स्विच ऑफ करें। माइक्रोस्कोप को साफ करें और सुरक्षित स्थान में रखें। 7. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की देखभाल और रखरखाव के लिए निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान देने की जरूरत है। जब माइक्रोस्कोप इस्तेमाल में नहीं हो तो बिजली की आपूर्ति ऑफ कर दें। लेंस के कांच वाले हिस्से को नहीं छुएं। लेंस को साफ करने के लिए केवल लेंस क्लीनिंग पेपर का उपयोग करें। एक नरम और सूखे कपड़े से स्टेज साफ करें। काम पूरा करने के बाद अल्प मैग्निफिकेशन वैल्यू के ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस की स्थिति में लाएं। माइक्रोस्कोप पर डस्ट कवर लगाएं और उपयोग में नहीं होने पर एक सुरक्षित स्थान पर रखें। 8. जबकि स्टीरियो और कंपाउंड दोनों ही माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप हैं, फिर भी इनमें कई अंतर हैं। स्टीरियो माइक्रोस्कोप में नमूने को परावर्तित या प्रेषित प्रकाश से देखा जाता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नमूने से प्रेषित प्रकाश से छवि बनती है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप का उपयोग बड़े और अपारदर्शी नमूनों को देखने में किया जाता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग नमूने के पतले सेक्शन देखने में किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नमूने पर प्रकाश कंडेंसर सिस्टम के जरिए आता है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप में कार्य करने की दूरी और क्षेत्र की गहराई कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अधिक होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टीरियो माइक्रोस्कोप की तुलना में अधिक विभेदन क्षमता है। एक प्रारूपिक स्टीरियो माइक्रोस्कोप के साथ 100x मैग्निफिकेशन मिलता है, जबकि एक प्रारूपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 1000x मैग्निफिकेशन मिलता है। एक बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस के जरिए एक सामान्य ऑब्जेक्टिव लेंस से देखा जाता है, जबकि एक स्टीरियो माइक्रोस्कोप में अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ अलग अलग आईपीस होते हैं। स्टीरियो माइक्रोस्कोप से त्रिविम छवि बनती है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एकविम छवि बनती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।